हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, ठीक है, ये परीक्षा जो है आयोजित होनी थी साल के मध्य में, किंतु किसी कारणवश ये परीक्षा क्या हो गई है, रद्द हो गई है। और अब ये परीक्षा जो है आयोजित होनी है 27 अक्टूबर को। ठीक है, ये परीक्षा आयोजित होगी 27 अक्टूबर को। और उसके बाद आरओ एआरओ की 2023 वाली जो परीक्षा है, ये फरवरी 2024 में आयोजित हो चुकी थी, किंतु ये पेपर जो है वो बाद में कैंसिल हो गया। और अब ये परीक्षा जो है ये 22 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। ठीक है, तो जब ये परीक्षाएं थी उन टाइम पे ही करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और उसमें एक पूरे साल का हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, बट अब कोइंसिडेंटली वो परीक्षाएं नहीं आयोजित होनी है, दोबारा से आयोजित होनी है और एक काफी समय बाद आने वाली हैं, तो अब उनका करंट अफेयर्स भी काफी चेंज आएगा। ठीक है, तो अब हम फिर से उसी रिस्पॉन्स उसी तरह से, उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था उसको, तो उसी तरह से हम फिर से इन्हीं दो परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस चेंज ये है कि उस बार हमने 50-50 क्वेश्चंस के वीडियो दिए थे, इस बार हम 25-25 क्वेश्चंस के आपको वीडियो देंगे। जो हम करंट स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम अक्टूबर 2023 से। ठीक है, इन वीडियोस में हम अक्टूबर 2023 से करंट की जो भी घटनाएं हुई हैं उनको स्टार्ट करेंगे। और चूंकि ये परीक्षा 22 दिसंबर को है, तो हम आपको नवंबर 2024 तक का करंट पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो है, प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके अलावा यूपी स्पेशल जो जनरल स्टडीज आती है, जो सामान्य अध्ययन आता है उत्तर प्रदेश विशेष, जो इन परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है, उसके भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष जो करंट अफेयर्स होगा उसका उस टाइम भी हमने एक वीडियो दिया था, और इस बार भी हम आपको 1 से 2 वीडियो जो उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये आपकी तैयारी को जो है सप्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो करंट अफेयर्स की इस सीरीज के पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से इसमें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, ये वर्ष 2021 का पुरस्कार है, दिया गया था ये वर्ष 2023 में। ठीक है, से किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, ये जाएगा बढ़ जाएगा किया गया। ऑप्शन है वहीदा रहमान, आशा पारेख, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये सिने कलाकार हैं वहीदा रहमान जी, इनको वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कई हिंदी फिल्में जैसे प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी जैसी कई सारी फिल्मों में क्या किया है, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। और इनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए इन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री, जो भारत के नागरिक सम्मान है, उनमें पद्मश्री 1972 में और वर्ष 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये 2021 से वहीदा रहमान जी सम्मानित हैं। वहीं 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो आशा पारेख जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से पैटर्न से अलग आए हैं, तो अब आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि अगर इस वर्ष का किसी का सम्मान है कोई, तो पिछले वर्ष का भी आप एटलीस्ट ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए और आपको याद ना हो। तो हमने इन वीडियोस में कोशिश की है कि किसी भी तरह का कोई सम्मान है तो इससे पूर्व वाले वर्ष में भी वो सम्मान किसको मिला था उनका नाम हमने इनमें इंक्लूड किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? ठीक है, ये विश्व की रैंकिंग है। ऑप्शंस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन ए, ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर आई है। ठीक है, ये जो रैंकिंग का डेटा आया था ये सितंबर 2023 में आया था और इन्होंने टाइटल इसको वर्ष 2024 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे रही है। अगर भारत की बात करें तो इस रैंकिंग में भारत की ओर से भारतीय विज्ञान संस्थान ने जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, अगर इंडिया की टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें इंडियन यूनिवर्सिटी की, तो भारतीय विज्ञान संस्थान टॉप नंबर पे है। ठीक है, ये बेंगलोर में है और ये पहली बार 201 से 250 वाले बैंड में आया है। ठीक है, टॉप 201 टू 250 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये आया हुआ है। बाकी ये जो संकेतक हैं ये 5 स्तंभों पर बांटे गए थे जिनके अनुसार इनकी रैंकिंग की है, यहाँ पर उनकी
डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें करीब 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार भारतीयों का नमक का सेवन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक से कितने ग्राम अधिक है, ठीक है। ऑप्शन है आपके 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम और 5 ग्राम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जो भारतीय हैं वो औसत से 3 ग्राम नमक जो है प्रतिदिन ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर डब्ल्यूएचओ के मानक की बात करें तो इनके अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम नमक लेना चाहिए और भारतीय 3 ग्राम अधिक लेकर 8 ग्राम नमक जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और इसमें भी जो भारतीय पुरुष है वो करीब 8.9 ग्राम, मतलब औसत से, जो भारतीय औसत है उससे भी ज्यादा नमक ये लोग कंज्यूम करते हैं, जबकि नौकरी पेशा जो लोग हैं वो 8.6 ग्राम नमक का सेवन करते हैं प्रतिदिन। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की औसत खपत प्रतिदिन 7.9 ग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जीआईआई 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 132 देशों का अध्ययन किया गया है और इसमें आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर रही है, 50वें, 45वें, 30वें और 40वें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसमें 40वें स्थान पर रही है वर्ष 2023 की रैंकिंग में। इसके साथ ही जो 2022 की जीआईआई रैंकिंग आई थी उसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था 40वें स्थान पर थी, ठीक है। बाकी अगर इस रैंकिंग की बात करें तो ये रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और ये सितंबर 2023 में जारी की गई थी, ठीक है। बाकी जब तक आपकी परीक्षा आएगी तो हो सकता है सितंबर 2024 में नई रैंकिंग भी आ जाए तो हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। और उस टाइम भी इस डेटा को हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बाकी जीआईआई रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड लगातार 13वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जब भी कोई विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको विधेयक कहते हैं और उसका एक सीरियल नंबर होता है। उसके बाद जब दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा वो पारित करके उस पर राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर हो जाते हैं, उनकी सहमति मिल जाती है, तो फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाता है और उस अधिनियम को एक नया नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, 105वां संशोधन, 106वां संशोधन, 107वां संशोधन और 108वां संशोधन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये 106वां संविधान संशोधन के रूप में महिला आरक्षण विधेयक जो है वो जाना जाएगा, ठीक है। ये संविधान, जो ये विधेयक है, ये जब संसद के समक्ष रखा गया था तो ये 128वें संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया था। पारित जो हुआ है वो 106वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ है। इसको लोकसभा में स्वीकृति जो मिली है वो 20 सितंबर 2023 को मिली। राज्यसभा में जो इसको स्वीकृति मिली वो 21 सितंबर 2023 को मिली और महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति जो इसको मिली वो 29 सितंबर 2023 को मिली और उस दिन से इसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया है, ठीक है। और इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा, इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये आरक्षण जो है वो अभी नहीं है, ये जब 2029 में जब चुनाव होने वाले होंगे उससे ठीक पहले ये जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर की आधिकारिक घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है वो अपने आप को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा जो है वो हासिल कर लिया है, ठीक है। ये जो इन्होंने हासिल किया है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसके चरण 2 के तहत जो है उत्तर प्रदेश के सभी गांव 95,767 गांव, जो भी जितने गांव हैं सभी ने क्या किया है, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त, ठीक है,
प्लस, ठीक, ये इसका ओडीएफ था पहले और ओडीएफ का नेक्स्ट है ओडीएफ प्लस, तो ये दर्जा इन्होंने हासिल कर लिया है। ये ओडीएफ प्लस गांव वह गांव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त ओडीएफ स्थिति को क्या किया है, बरकरार रखा है। तो ओडीएफ तो है ही, प्लस इनका जो अपशिष्ट जो प्रबंधन है वो प्रणालियां भी इन्होंने क्या की है, लागू कर ली है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत के करीब 4.4 लाख या 75% गांव ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ऑप्शन है सवांते पावो, कैटालिना कारिको और ड्रू वीसमैन, कैटालिन कारिको और सवांते पावो और ड्रू वीसमैन। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी, ये कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन दोनों लोगों को संयुक्त वर्ष 2023 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सम्मान इनको मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए तकनीकी, जिसने कोविड-19 टीकों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है, पर काम करने के लिए इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करें कैटालिन कारिको की तो ये हंगेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, जबकि ड्रू वीसमैन जो है ये एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक है। ठीक है, ये आपको डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि कई बार आपको नाम तो क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ के निवासी हैं या किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है जिसके लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये दोनों जो डिटेल यहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे 1 महीने पहले जो है वो नए डेटा भी आ जाएंगे नोबेल प्राइज के, फिर भी आपको पुराने वर्ष के डेटा याद होने चाहिए। हो सकता है वो नए वर्ष का 2024 का डेटा आपसे ना पूछ के 2023 का ही डेटा पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी रखिएगा और जब अगला आएगा 2024 में तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 विजेताओं में शामिल नहीं है? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एक्इमोव और मोल्टन मेल्डल। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन डी, ये मोल्टन मेल्डल जी जो है, ये जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला है उन विजेताओं में ये शामिल नहीं है। बाकी इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल 2023 दिया गया है। इन लोगों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये क्वांटम डॉट्स जो है ये छोटे नैनोकण हैं जो उनके गुण उनके आकार से निर्धारित होते हैं। ठीक है, इन जो नैनो डॉट्स हैं इनके जो गुण हैं इनके आकार के आधार पर डिसाइड होते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे एक काम आप अपनी साइड से कीजिएगा कि जो 3 नाम हमने आपको बताए हैं तो ये किन किन देशों से संबंधित हैं, आप उनके नाम देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के लिए वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में निम्न में कौन शामिल नहीं है? सिमिलर पैटर्न पे है क्वेश्चन, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉज, एनी एल व्हीलियर और एंटोन जेलिंगर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये एंटोन जेलिंगर जो है वो विजेताओं की सूची में नहीं है, जबकि इन तीनों व्यक्तियों को पियरे एगोस्टिन, फेरेंक क्रॉज और एनी एल व्हीलर, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से वर्ष 2023 का भौतिकी या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार इनको पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रायोगिक विधियों, इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब क्या है, वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनों की सुपर फास्ट दुनिया में सीधे देख सकते हैं, उनके मूवमेंट वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें जो है उन तंत्रों को समझने का अवसर देगी जो इलेक्ट्रॉन द्वारा शासित या गवर्न होते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें इन तीनों विज्ञानियों की तो फेरेंक क्रॉस जो है ये जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हैं, एनी एल व्हीलियर स्वीडन से संबंधित हैं और पियरे एगोस्टिन जो है ये अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है या भौतिकी के विशेषज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? लिटरेचर के लिए जॉन फॉसे, मोंगी जी बावेंडी, टोनी मॉरिसन और अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये जॉन फॉसे जो है इनको वर्ष 2023 का साहित्य या लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार मिला है उनको उनके नवोन्वेषी
नाटकों और गद्य, ठीक है, जो आप प्रोज बोलते हो जिसको, उसके लिए दिया है, जो अनकही को आवाज देते हैं, ये अनसेड को जो है वॉइस देते हैं, ठीक है। और इनकी रचनाओं का जो फॉसे हैं, इनकी रचनाओं का मुख्य विषय जो है वो मानवीय स्थितियां हैं, जो ह्यूमन की कंडीशंस हैं उन पे बेस्ड इनका जो है वो रचना रहती है, ठीक है। ये जो है रोजमर्रा की ऐसी स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें लोगों के जीवन में आमतौर पर देखा जा सकता है। काफी हद तक जो है वो आम व्यक्तियों के जीवन से जो है संबंधित इनकी रचनाएं हैं, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर भी हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार पीस प्राइज से सम्मानित होने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें हमने आपको जो पुरस्कार विजेता हैं उनका हमने आपको नाम दे दिया है। अब आपको बताना है कि किस देश से संबंधित है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया। तो इसके सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये जो नरगिस मोहम्मदी जी हैं ये ईरान की एक प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और इनको ये सम्मान जो मिला है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनकी जो फाइट है, जो इनकी लड़ाई है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। हालांकि जब इनके नाम की घोषणा हुई कि इनको ये सम्मान दिया जाएगा, उस समय वे ईरान की एक जेल में बंद थी, ठीक है। और ईरान शासन ने उन्हें गिरफ्तार करके 5 बार दोषी ठहराया है, और कुल 31 साल जेल और 154 करोड़ की सजा इनको दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? क्लाउडिया गोल्डेन, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रोस, एलेक्सी एक्िमोव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये क्लाउडिया गोल्डेन जी जो हैं इनको वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका की एक प्रोफेसर हैं, और इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार, जो लेबर मार्केट है, उसके परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए, एडवांस करने के लिए, हम उसको समझ सकें, उसके इनके अध्ययन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया हुआ है। और माना जाता है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका को समझना समाज के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को किन 2 जिलों से हर घर सौर अभियान शिविर की शुरुआत की है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन है हर घर सौर अभियान, तो आपको बताना है किन 2 जिलों से इसकी शुरुआत हुई है। आगरा और वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी, लखनऊ और वाराणसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये लखनऊ और बनारस 2 जिलों से हर घर सौर अभियान शिविरों की क्या की है, शुरुआत की है। ये शिविर जो है वो लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये अभियान भी शुरू हुआ, और ऐसे ही ये शिविर लगाए गए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके, और उनको इसका लाभार्थी बनाने के लिए जो भी उनको सुविधाएं, टेक्निकल जो भी उनको हेल्प चाहिए है, वो हेल्प इन शिविरों के माध्यम से दी जा सके। बाद में ये पूरे प्रदेश में ये शिविर लगाए जाने की योजना है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज उत्तर प्रदेश सरकार की जो सौर ऊर्जा नीति 2022 है, उसका उद्देश्य है आवासीय और वाणिज्यिक भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाकर 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ठीक है, यूपी की सौर ऊर्जा नीति में ही ये डिफाइंड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला पॉलीथीन बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये उत्तराखंड राज्य। और अगर उत्तराखंड में भी बात करें तो उत्तराखंड का देहरादून में ये जो है वो पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है, और इस बैंक में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पॉलीथीन कचरे को परचेस किया जाएगा। उसके बाद जो ये पॉलीथीन एकत्र होगी तो इसको आगे टाइल्स, बोर्ड, गमले आदि सजावटी सामान बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भेज दिया जाएगा, और उनसे ये सब सामान जो है वो इसका रिसाइकल करके वो इसको बनाएंगे। बाकी जो बैंक है इसके द्वारा हर माह न्यूनतम 70 टन जबकि अधिकतम 100 टन तक पॉलीथीन कचरा खरीदने का लक्ष्य है। तो इससे क्या है, सरकार एक तीर से जो है वो 2 निशाने लगाने जा रही है। काफी हद तक जो पॉलीथीन है, जो प्रदूषक है, एक मुख्य प्रदूषक है, उसको ये क्या करेंगे, धीरे धीरे वीड आउट भी करेंगे, और उसका क्या करेंगे, रिसाइकिल करके अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर।
उसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है, ठीक है, जो राष्ट्रीय नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, इसने अपनी सहमति दी, घोषणा की कि प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। बात करें डॉल्फिन की, तो ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियां जो हैं, मतलब नदियां और उनकी सहायक नदियां, इन नदियों में ये निवास करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार है, इसने वर्ष 2010 में जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ था। ठीक है, और ये जो डॉल्फिन है, इनको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 शेड्यूल्ड 1 में अत्यधिक लुप्त प्राय के रूप में मान्यता दी है, इनको क्लासिफाई किया है और इनका संरक्षण जो है वो चल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 6 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु भी घोषित किया है। तो ये केंद्र ने भी कर दिया है, तो ये भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है और उत्तर प्रदेश का भी राज्य जलीय जीव है। ठीक है, इसके अलावा यूपी में डॉल्फिन जो है वो गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की जो अनुमानित जनसंख्या है वो लगभग 2000 है। ठीक है, तो ये जो है वो गैंगेटिक डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं और ये यूपी से संबंधित भी है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में, ये डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगला क्वेश्चन है, संप्रीति XI या 11 भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास या ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, उसको संप्रीति के नाम से जाना जाता है। बाकी ये संप्रीति 11 का जो आयोजन हुआ है, ये 3 अक्टूबर 2023 को आयोजन हुआ और इसका आयोजन 14 दिन के लिए किया गया। मेघालय के उमरोई कैंट एरिया में इसका आयोजन किया और ये दोनों देशों के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इनको बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये संप्रीति 11 अर्थात इसका 11वां संस्करण है। तो जैसे 10वां संस्करण बांग्लादेश में आयोजित किया गया होगा, 11वां संस्करण उमरोई मेघालय में, अब जो 12वां संस्करण होगा ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये वर्ष 2009 में स्टार्ट हुआ है और सबसे पहली बार असम के जोरहाट में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, बाकी ये जो युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षाओं में ये जो है वो लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसकी जितनी भी डिटेल जो अभी तक क्वेश्चंस में पूछी गई हमने उसको इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो हम आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो देंगे। ठीक है, उस वीडियो में जितने भी युद्ध अभ्यास होंगे, चाहे वो थल सेना के हो, चाहे वो वायुसेना के हो, चाहे वो नौसेना के हो, सबकी एक आपको लिस्ट देंगे, एक प्रॉपर वीडियो देंगे, ताकि आपका वो क्वेश्चन उसमें कहीं से भी गलत ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें, ताकि आपको नए नए कंटेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। हमारा पूरा टारगेट है कि इन दो परीक्षाएं पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 44वां, 47वां, 50वां और 55वां। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये जब भारत में 5G सेवा शुरू हुई उसके बाद जो रैंकिंग आई है उसमें भारत का क्या है, विश्व में 47वां स्थान है मोबाइल स्पीड में। ठीक, अगर ये रैंकिंग या सूचकांक की बात करें तो सिएटल स्थित, सिएटल जो अमेरिका है उसका एक शहर है सिएटल, उसमें एक कंपनी है ओकला, उसके द्वारा ये जो सूचकांक अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था। ठीक है, और इसका काम जो है ये अपने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क परीक्षण एप्लीकेशन डाटा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। ये इस फील्ड की जो है वो एक्सपर्ट कंपनी है और इस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में भारत की जो डाउनलोड स्पीड है इंटरनेट की वो 50.21 एमबीपीएस पहुंच गई है। अगर औसत डाउनलोड गति की बात करें तो ये गुजरात में 512.57 एमबीपीएस रही, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये 19.23 एमबीपीएस तक रही है। ठीक है, इस इंडेक्स में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात जो है वो टॉप नंबर पर है और वहां पे स्पीड जो रही वो 210
8-9 एमबीपीएस के साथ रही, जबकि कतर इसमें क्या रहा, दूसरे स्थान पर, और कुवैत जो रहा इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसमें एशिया, ठीक एशिया में जो है वो भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में अनावरित डॉक्टर वी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ जस्टिस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, जो वॉशिंगटन डीसी में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। जैसे आप लोग ये भी देख रहे होंगे, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है केवड़िया गुजरात में, उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी जानते हैं। वैसे ही जस्टिस और पीस, ये भी दो प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम है। अगर आप लोगों में से कोई जानता हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इस प्रतिमा की अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये 19 फुट ऊंची है, 19 फीट ऊंची है, और इसका अनावरण 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड के एकोकेक शहर में किया गया है। ठीक है, और ये जो मूर्ति है वो वहां जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है उस सेंटर का ये हिस्सा है, और इसका निर्माण मशहूर कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार जी द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ, हैदराबाद, देहरादून और मुंबई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया, और ये आयोजन 7 अक्टूबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल, जो अमृतकाल की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, तो इसका जो थीम था, विषय था पुलिसिंग इन अमृतकाल, इस थीम पर इसका आयोजन किया गया। और ये जो है वो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का 49वां सम्मेलन था, 49वीं बैठक थी, जिस पर 6 विषय जो है मुख्य रूप से डिस्कस किए गए, जो 6 विषय यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहां से ये कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो प्रोसेस क्या रहेगी आप वहां से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को भारत के पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, ग्रीन एनर्जी जो है पुरातत्व स्थल बनने का गौरव मिला हुआ है? हम्पी, अजंता की गुफाएं, बृहदीश्वर मंदिर और तट मंदिर मल्लापुरम। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये जो मल्लापुरम के तट मंदिर या शोर टेम्पल, शोर जो तट होता है समुद्र का, वो शोर टेम्पल को भारत के पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का जो है बनने का गौरव हासिल हुआ है। ये जो उपलब्धि इनको ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हो पाया है। ठीक है, जो हेरिटेज प्रोजेक्ट है ग्रीन हेरिटेज, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। और ये उपलब्धि रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी एवं बिजनेस सेंटर इंडिया और हैंड इंडिया के अथक प्रयासों द्वारा ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन द्वारा हासिल हुआ है। जो ये तमिलनाडु के शोर टेम्पल है उस पर ये ग्रीन इंडिया जो ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट है, इसका कार्यान्वयन इन दो संस्थानों द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ है, अब मंदिर को रोशन करने के लिए, मंदिर की लाइटनिंग के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाएगी। इसके अलावा जो मंदिर में आगंतुक आएंगे उनको स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए एक रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र भी स्थापित किया गया है। तो इस संयंत्र के लिए जो आवश्यक बिजली होगी वो भी इसी सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो मतलब आप जो इसके अंदर जितनी भी बिजली की आवश्यकता होगी मंदिर के परिसर के भीतर, वो सारी सौर ऊर्जा द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद ही इसको ये उपलब्धि मिली हुई है। थोड़ी सी बात करते हैं तट मंदिर या शोर टेम्पल्स के बारे में। इसे 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के एक हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला 1984 में, और ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मल्लापुरम का जो तट मंदिर है ये पल्लवन राजा राजसिम्हा नरसिम्हा द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, राजसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन के शासनकाल में, द्वितीय के शासनकाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये इसमें गलती से एक लाइन रह गई है। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई
है। ठीक है, ये यहाँ पे छात्र वर्ड लिखा है, ये छात्र के साथ साथ छात्राओं, ठीक है, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? संकल्प योजना, स्ट्राइव योजना, स्माइल योजना और श्रेष्ठ योजना। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की आवासीय शिक्षा के लिए एक श्रेष्ठ योजना जो है वो चलाई गई है, और ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगर श्रेष्ठ की फुल फॉर्म की बात करें तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ये श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है। और इस योजना के तहत देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय, जो देश के टॉप नॉच आवासीय विद्यालय हैं प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है, उनमें अनुसूचित जाति के मेधावी जो ब्रिलियंट छात्र छात्राएं हैं उनको प्रवेश इसमें दिलाया जाएगा। और योजना के तहत हर वर्ष कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश के लिए लगभग 3000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा, जिनको ऐसे निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित सरकारी पहलों की पहुंच का क्या करना है? विस्तार करना है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है ताकि उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। अगला क्वेश्चन, चर्चित डाकार घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? गरीबी उन्मूलन, महिलाओं के लिए अधिकार, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सुधार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो डाकार घोषणा है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या किया है, जो दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या एलडीसी, इनके मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन 2023 पर एक संयुक्त डाकर घोषणा जारी की है। ठीक है, और इसके तहत उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कॉप 28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। ठीक है, एक्चुअल में इन लोगों का मानना यह है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारक हैं उसमें सबसे कम योगदान इनका है, मतलब सबसे कम जीवाश्म ईंधन का ये लोग कम का उत्सर्जन का प्रयोग करते हैं, सबसे कम प्रदूषण ये लोग जो है वो करते हैं, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव झेल रहे हैं ये यही देश झेल रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने विकसित देशों के सामने अपनी जो है वो मांग रखी है, अपनी प्राथमिकताओं को बताया है, और इसी के लिए इन्होंने ये डाकार घोषणा की हुई है। ठीक है, बाकी आप डिटेल जो है इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, थोड़ी और डिटेल है इसके बारे में सारी की सारी वो आप देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन दोस्त। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को जो है भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन बनाया गया है, चलाया गया था, और इस ऑपरेशन के तहत वैसे लोगों की मदद की गई जो इजराइल से वापस लौटना चाहते थे या हमास क्षेत्र से वापस लौटना चाहते थे। ठीक है, ऐसे ही जब यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 2 ऑपरेशन और लिखे हैं, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त, ये ऑपरेशन भी जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं। इनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और नहीं भी पता है तो आप इसके बारे में जानकारी हासिल करें। हो सकता है एक क्वेश्चन बना दिया जाए जिसमें 4 ऑपरेशन और किस लिए चलाए गए उसके बारे में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और आपको उसमें से जो है वो सही इनको मिलान करना रहे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष से T20 क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया हुआ है? 2026, 2027, 2028 और 2029। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी 2028। वर्ष 2028 के जो ओलंपिक खेल होंगे उनमें हमें T20 क्रिकेट देखने को भी मिलेगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। ये घोषणा 13 अक्टूबर 2023 को IOC के अध्यक्ष या चेयरमैन थॉमस वॉक द्वारा की गई है, और इस घोषणा के तहत बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस और T20 क्रिकेट, इन 5 नए खेलों को जो है वो 2028 के ओलंपिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2028 के ओलंपिकों की बात करें तो इनका आयोजन लॉस एंजलिस
संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका आयोजन किया जाएगा, जबकि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल हैं ये जल्द ही पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले। इनकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। अगला क्वेश्चन, 32वें सरस्वती सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी, शिव शंकरी, डॉक्टर माधव हाड़ा और दामोदर मोजो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये शिव शंकरी जी हैं, तमिल लेखिका हैं। इनको 32वें सरस्वती सम्मान जो वर्ष 2022 का सम्मान है, ये सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है और इनको सम्मान जो मिला है इनके संस्मरण सूर्य वंशम जो तमिल भाषा में है उस संस्मरण के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये सम्मान जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और जो भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के जो है वो रचना को ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का पुरस्कार शिव शंकरी जी को दिया गया है। अगर बात करें और कुछ पुरस्कारों की चर्चित, तो व्यास सम्मान 2022 32वां सम्मान 32वां पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनकी रचना पागलखाना के लिए। बिहारी पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंग चोल पहर सखी रे। बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका, ये श्रीलंकाई लेखक है, इनको मिला है। इनके उपन्यास नॉवेल द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा और उसके बाद से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मोजो और ये कोंकणी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो चर्चित पुरस्कार हो गए। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा पहला वीडियो है उसके ये 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं सीरीज का प्रैक्टिस सेट का। अब इसी तर्ज पर आपके आगे भी वीडियो मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम और हम सारा का सारा करंट नवंबर 2024 तक जितना भी करंट होगा वो सारा का सारा करंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं कहूंगा जो लोग बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को जरूर देखें, साथ ही संस्थान से जुड़े रहें ताकि आपको आगे का कंटेंट भी टाइमली मिलता रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना अधिक से अधिक इस परीक्षा के लिए कंटेंट हो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के